हमने शुरू किया है सेल के स्ट्रक्चर को समझना, सेल के स्ट्रक्चर को समझना है। तो हमने देखा दो तरह के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। और हर सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हर सेल का एक आउटर स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करके रखता है, सारी चीजों को कवर करके रखता है। वो सबसे बाहर वाली एक दीवार की तरह काम करता है, जिसको हम एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हमने देखा है कि हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ये जो चीजें हैं ये क्रोमैटिन है, इसी के अंदर क्रोमैटिन है और ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ठीक है, फिर हमने बस इतना ही पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कुछ इस तरह का सेल होगा, दो तरह के सेल होते हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर दो वॉल्स होती हैं, एक अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्लांट सेल में एक फिर डिफ्यूजन होती है जिसकी तरह से, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियस है। फिर हमने देखा था कि न्यूक्लियस के बेसिस के ऊपर भी दो तरह के सेल होते हैं, एक जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और एक जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। हमारे जो सेल हैं ये वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, फिर हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के पत्ते क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और पत्तों के सेल के बीच एक कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। उसी की वजह से पत्तों का कलर ग्रीन होता है और ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को पकड़ेंगे। कौन पकड़ेंगे, यही क्लोरोप्लास्ट। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, तो उसके बाद यहां तक हम पहुंच गए थे, यहां तक हम अच्छे से पहुंच गए थे, अच्छे से हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, एक सेल है, ठीक है, ये कौन सा, एनिमल सेल है। ये बाहर वाली चीज क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक है, और हमने कौन सा कंपोनेंट पढ़ा है, और ये बीच वाला ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद और कुछ पढ़ा था। फिर उसके बाद कौन सा सेल पढ़ा, एक प्लांट सेल भी होता है। प्लांट सेल कुछ इस तरह का होता है, ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, इजी है डायग्राम, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, NuClEOL, न्यूक्लियोलस। बाहर वाली प्लांट सेल की कवरिंग क्या कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का, इसके अंदर नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ में। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता तो हमारा कलर भी कैसा होना था, हाँ, हरे भरे आदमी होते हम भी, लेकिन नहीं है तो टेंशन मत लेना, हमारे लिए खाना बन जाता है ना खाना, प्लांट्स हमारे लिए खाना बना देते हैं। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं कहां गया, प्लांट्स, एनिमल सेल। ये चीज आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको। क्या कहेंगे,
अब हमको चाहिए एनर्जी, हमको चाहिए, और एनर्जी हमको कहां कहां बनेगी, कौन सी साइट होगी जहां पे एनर्जी बनती है, सेल में। और सेल में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होगा? इसी में हमको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी बनाएगा। जो मैं जैसे बोल पा रहा हूं तो मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो मेरे पास एनर्जी आ कहां से रही है, क्योंकि मेरे सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी बनाता है हमारे लिए। क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। किस फॉर्म में एनर्जी बनाएगा? एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी, नाम सुने कभी? नहीं सुना? तो एटीपी जैसे रेस्पिरेशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन जा रही है सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर क्या जा रही है? और जब वो ऑक्सीजन यहां पे जाती है तो फूड जो हम खाते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? वहां से निकलती है एनर्जी। वहां से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। वो क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं एडीपी, एटीपी। फुल फॉर्म है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, PHOSPHATE। और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा गया है, एटीपी को एनर्जी करेंसी। जैसे आपके पास पैसे होंगे तो ये आप क्या कर पाओगे? कोई सामान खरीद पाओगे। अगर आपके पास ये एटीपी होगा तो ही आप क्या कर पाओगे? कुछ काम कर पाओगे। करेंसी की तरह ये काम करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? एनर्जी बन रही है, हमको पावर मिल रही है, इसलिए इस छोटे से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद आया कुछ? प्रेयर में पूछते भी थे, मेरे ख्याल से पूछे कभी ये कि विच वन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ना नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि यहां पे ही क्या बनती है? एनर्जी बनती है। कुछ भी काम करना तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी सेल के कौन से हिस्से में बनेगी? इस माइटोकॉन्ड्रिया के, इस माइटोकॉन्ड्रिया के। ये समझ में आ गया? समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि वो जगह है जहां पे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। और इसलिए इसको क्या कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। ये क्लियर हुआ? ये कंपोनेंट क्लियर हुआ? ऐसे 100 भी हो सकते हैं, कई में 1000 भी फॉर्म भी हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उनका नंबर जो होता है कुछ इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने इसको ऐसे याद रखना है कौन कौन से कंपोनेंट है। पेपर में मैं ये नहीं पूछूंगा, है ना, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बस ये याद रखना है कि मैं पूछ लूं कि बताओ सेल के कौन से हिस्से में एनर्जी बनेगी, तो मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा। कौन से हिस्से में एनर्जी बनेगी? मैं पूछूंगा कि विच वन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमको तो भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए एनर्जी, तो उसका मतलब ये प्लांट सेल में भी मौजूद रहेगा, प्लांट सेल में भी क्या रहेगा? ये मौजूद रहेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको तोड़ता है और उसको किसमें बदल देता है? एनर्जी में। फिर वही एनर्जी हम यूज करते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल्स में बदलेगा? याद रखना है, एटीपी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसकी भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हाँ, दोनों सेल में। प्लांट्स को भी तो चाहिए ना एनर्जी काम करने के लिए, तो ये दोनों सेल में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब उसके बाद आता है एक सेल का एक और कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं ना, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER है ये। किसके साथ कनेक्ट होगा? जो हमारा न्यूक्लियस था ना, अब फिर से जाना पड़ेगा पीछे, जैसे कि कौन सा इधर है प्लांट सेल, हाँ, ये दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके आसपास ये दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? हाँ, इस कंपोनेंट को कहते हैं, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? बड़ा मजेदार चीज है। जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी को बनने के लिए, मसल्स को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो अब कोई ना कोई तो बनाएगा ना प्रोटीन, कोई ना कोई तो प्रोटीन बनाएगा, वो इसी का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। याद रखना है,
हमारी बॉडी को मसल्स को डेवलप करने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमको फैट्स चाहिए, तो कौन बनाएगा फैट्स? यही बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। बड़ी मजेदार है ये, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, किसके साथ जुड़ा होता है याद रखना? न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ जुड़ा होगा? अब इसके एंडोप्लाज्मिक के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल में दिखाता हूं आपको जरा, वहां से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहा है ना? हाँ, ये एनिमल सेल है। ये जो चीज दिख रही है ना, ये पूरी तरह से कवर किया हुआ है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो कुछ पाइपें जैसे नहीं दिख रही, हाँ, इनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है ना? ऐसा लग रहा है कि कितने स्मूथ है, साफ है, और ये देखो कितने ऐसे टेढ़े मेढ़े से रास्ते हैं। तो इन कंपोनेंट को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो पाइपें जैसे निकली हुई इनको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? क्या काम होगा? प्रोटीन और फैट्स बनाना। ठीक है, अब इसके साथ जुड़े होते हैं राइबोसोम्स। क्या जुड़े होंगे? किसके साथ? ये कौन सा पार्ट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास क्या जुड़ा होगा? छोटे छोटे कंपोनेंट जुड़े होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही राइबोसोम्स बनाते हैं हमारी बॉडी के प्रोटीन्स। समझ में आया? समझ में आया? मजेदार कहानी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारे सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक किसके साथ जुड़ा होगा? न्यूक्लियस के साथ। उसके कितने कंपोनेंट होंगे? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ जुड़े होंगे राइबोसोम्स, जो बनाएंगे। तो फिर इसका क्या काम है? मैंने बोला ये फैट्स भी बनाता है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनाएगा फैट्स। समझ में आएगी बात? हाँ, तो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन्स राइबोसोम्स किसके साथ कनेक्टेड होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ये? यहां तक किसी को भी डाउट? ठीक है, अब आता है हमारा गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारा क्लियर। अब गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है? अब देखो, यहां से राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। इसको एक तरह का पोस्ट ऑफिस समझो। क्या है ये? पोस्ट ऑफिस। कौन? गोल्गी ऑपरेटस। ये जो चीज दिख रही है, ये जो चीज दिख रही है ना, ये है गोल्गी ऑपरेटस। इसको क्या समझो? एक तरह का। अब पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? मैंने किसी को चिट्ठी भेजनी है, मान लो अमेरिका में चिट्ठी भेजनी है मैंने, तो मैंने चिट्ठी भेजी, मैं इधर दे दूंगा पोस्ट ऑफिस, फिर वो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? उस चिट्ठी को पहुंचा देगा। अब यहां पे इसका क्या काम है? ये चिट्ठियां भेजेगा ना, सिग्नल नहीं भेजेगा। यहां से जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में बनता है। ठीक है, उसको पैक करने की जरूरत होती है। उसको क्या करने की जरूरत होती है? पैक करने की। और ये जो यहां से जो मटेरियल निकल रहा है, रॉ मटेरियल, वो जाता है इसी गोल्गी ऑपरेटस में। किसमें? इस गोल्गी ऑपरेटस में। और ये उसको क्या करेगा? पैक करेगा, फिर हमारे लिए बन जाता है प्रोटीन। आई बात समझ में? हाँ, तो गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है कि काफी सारे मॉलिक्यूल्स को नए कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है, और उसको ये क्या करेगा? बाहर निकालेगा या स्टोर करेगा। और ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये बात क्लियर हो गई? गोल्गी ऑपरेटस। इसके दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस होता है जो न्यूक्लियस की तरफ इसका फेस हो, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेस होता है वो होता है ट्रांस फेस। ये बस ऐसे याद रखना है आपको। कितने फेस होते हैं इसके? दो फेस। यहां से आएगा और यहां से मटेरियल निकलेगा, सिस फेस और ट्रांस फेस। न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होगा वो सिस फेस होगा, और वॉल की तरफ जो फेस होगा वो ट्रांस फेस होगा। ठीक है, अब आते हैं वही राइबोसोम्स पे। मैंने क्या कहा था? राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। अब बड़ी मजेदार यहां पे कहानी हो जाती है प्रोटीन बनाने की। अब देखो, प्रोटीन ये ऐसे नहीं बनाता कि हाँ मन कर दिया तो बना दिया प्रोटीन ना।
ये कब काम करता है? जब इसको एक मैसेज आता है। मैंने बोला कि पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है? कौन है कंट्रोल सेंटर? कौन करता है सेल को पूरा कंट्रोल? जो भी एक्टिविटीज है कौन करता है? न्यूक्लियस करता है कंट्रोल। और न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बोला, क्या होता है? डीएनए, है ना, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। पर इसके अंदर एक और चीज होती है, आरएनए। क्या होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है पूरे सेल को। कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। अब सारी इंफॉर्मेशन कि कोई एक सेल क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो होती है डीएनए के अंदर। किसके अंदर? अब सेल को बनाना है प्रोटीन। सेल को क्या बनाना है? प्रोटीन। बनाएगा कौन? राइबोसोम। कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। अब वो ऐसे काम नहीं करता, डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब सेल के अंदर मैंने बोला एक और चीज होती है, आरएनए। आरएनए क्या करता है ना, मैसेंजर की तरह काम करता है। ये मैसेज लेकर जाएगा, जैसे होता है ना प्रोत, कार्ड भेजना है, चलो घर पे शादी है तो हर घर में जाएगा, उसी की तरह काम करेगा आरएनए। ये बोलेगा आरएनए को, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये कुछ हमारे बॉडी को चाहिए प्रोटीन, तो तुम ये मैसेज लेकर जाओ, किसको दो? राइबोसोम्स को। किसको दो? हाँ। तो राइबोसोम तब काम करेगा जब आरएनए क्या करेगा? जाएगा, मैसेज लेकर जाएगा। कहां से लेगा? डीएनए से। दोनों कहां पे मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए बाहर नहीं निकलेगा, डीएनए बाहर क्या जाएगा? आरएनए। ये बात क्लियर हुई? हाँ। अब बड़ी मजेदार कहानी है। तो इसका मतलब डीएनए क्या है? एक तरह का मैनेजर है, और आरएनए क्या है? असिस्टेंट। ओहो, असिस्टेंट होते हैं ना, हाँ, जो काम काज मैसेज उसे लेकर जाते हैं। ये कौन है? मैनेजर है। इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहा गया है? प्रोटीन बिल्डर्स कहा गया, क्योंकि ये क्या बनाएगा? पेपर में आ जाएगा कि बताओ राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन क्या कब बनाएगा? जब इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। किससे? और आरएनए को इंफॉर्मेशन कौन देगा? दोनों किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। बाहर कौन आएगा? न्यूक्लियस रहेगा, डीएनए रहेगा। हाँ। अब यहां पे ये बात क्लियर हो गई, डीएनए हमारा मैनेजर, आरएनए हमारा, ओह, डीएनए हमारा मैनेजर और आरएनए, समझ में आया? अरे बोल रहे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जाएगा, जाना पड़ेगा। मार थोड़ी खाएगा ये, मार खाएगा नहीं खाएगा, इसको जाना पड़ेगा। या फिर जैसे थोड़ा और अच्छे से समझना हो, डीएनए आरएनए, बाहुबली। डीएनए ताकतवर है, हाँ, और ये देखो आरएनए, आरएनए को बात माननी पड़ेगी। डीएनए कौन है? बाहुबली है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और समझ में आएगा। दोनों न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है किसको? न्यूक्लियस को, डीएनए को बाहर नहीं जाने देगा। आरएनए को भी पकड़ के रखेगा, लेकिन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आरएनए को। किसके पास जाना पड़ेगा? तो दौड़ेगी आरएनए, किसके पास जाएगी? जा सिमरन जा, जा राइबोसोम ना, जा आरएनए जा। किसके पास जा? और राइबोसोम्स के पास ये चला जाएगा। और राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा। ये समझ में आ गया? दोनों न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बाहर कौन निकल सकता है? सिर्फ डीएनए बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा डीएनए को। आई बात समझ में? हाँ, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आरएनए दौड़ता दौड़ता किसके पास जाएगा? राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम फिर क्या बनाएगा हमारी बॉडी में? प्रोटीन बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? सेल का एक और कंपोनेंट होता है वैक्यूल। क्या? मजा आ रहा है? हाँ, वैक्यूल क्या करता है? जैसे हमारे बॉडी में जो भी खाना वगैरह स्टोर करना होता है ना, तो वो वैक्यूल्स ही करते हैं। ये एक तरह का बबल होता है। प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा होगा, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे। काम क्या है इनका कि ये क्या करेगा? स्टोर, फूड और न्यूट्रिएंट को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। अब हमारे जैसे आपके घरों में भी एक स्टोर रूम होता है ना, जहां पे आप क्या करते हो? सारा सामान स्टोर करके रखते हो।
है ना, जब ताकि जब भी जरूरत पड़े आप वहां से सामान को बाहर लेकर आ जाओगे। सेल के अंदर भी क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। स्टोर रूम सेल का क्या होगा, वैक्यूल होगा। प्लांट सेल में इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा और एनिमल सेल में इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी कंपोनेंट क्लियर हो गया। उसके बाद होता है पेरोक्सीसोम्स। क्या, पेरोक्सीसोम्स। अगर हमारे सेल के अंदर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपोनेंट मॉलिक्यूल आ जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए बड़ा टॉक्सिक रहता है, सेल के लिए बड़ा टॉक्सिक रहता है। अब उसको हटाना पड़ेगा, तो पेरोक्सीसोम क्या करता है, एक कुछ एंजाइम निकालता है जो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्या कर देता है उसको, जैसे होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। आई बात समझ में? हाँ, ये आपने इतना बस याद रखना कि ये वो ऑर्गेनेली है जो भी टॉक्सिक मटेरियल जो भी होते हैं उनको वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, फिर वो टॉक्सिक नहीं रहते और उससे क्या होता है, हमारे सेल को क्या नहीं होता, नुकसान नहीं पहुंचता। आई बात समझ में? कौन, पेरोक्सीसोम। एक तरह का ये हमारे सेल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एक और होता है इसका लास्ट है लाइसोसोम। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, मान लो इस सेल के अंदर क्या हुआ, इसको चोट वगैरह लग गई या नहीं काम कर पा रहा, नहीं काम कर पा रहा, तो फिर ये क्या करेगा, अब सेल की हमारे बॉडी में इसकी जरूरत नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करता है, इस सेल को, जैसे इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को। अब सेल हमारे काम का नहीं रहा तो भाई इसको खत्म कर देना, तो वो इसी का काम होता है लाइसोसोम का। ये एक ऐसा एंजाइम सिक्रेट करता है जो क्या करता है, सेल को पूरी तरह से खत्म कर देता है बिना आसपास के सेल्स को खत्म किए हुए। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई? हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो ये आपके कंपोनेंट्स थे। ये हमारा क्या है, प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट, और ये वैक्यूल, और ये गोल्जी अपरेटस। समझ में आ गया? हाँ, चलो ये हम कल करेंगे। तो कल आपने फिर से एक बार पढ़ के आना है, थोड़े से फिर से क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, फिर उसके बाद सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचेगा, सेल डिवीजन। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। मजा आया?